नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है और बात 25ई में आज हम बात करेंगे कि कैसे विदेशों में भारतीय मित्र जाके रहे हैं, उनके क्या अनुभव रहे हैं, किस क्षेत्र में उन्होंने क्या किए काम किए हैं और वहाँ की संस्कृति और वहाँ पे जो भारतीय लोग हैं, उनके साथ कैसा मेल-जोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे लोग जो है वो भारतीयों को किस नज़र से देखते हैं, क्या उसमें बातचीत होती है। तो उसकी बातचीत शुरू करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे मित्र डॉक्टर नीरज रावत को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आज से करीब 30 साल पहले ही चले गए थे। वो अलग समय था, वहाँ पे जाके उन्होंने जो है काम किया, तो उससे सुनते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे। नीरज जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार माधव जी। तो बहुत सारे भारतीय पहले से और अभी भी बाहर जाके विभिन्न कारणों से उसके प्रयास करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये प्रवृत्ति रहती है कि दूर देश में क्या होता है, वहाँ चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे एक नए कल्चर में जाने का एक एक जो है वो एडवेंचर हो या कि एक आवश्यकता हो एक डेवलप्ड कंट्री में। जबकि आज से 30 साल पहले तो भारत की स्थिति और पूरी तरह से परिवर्तित थी। तो आप बताएँ कि आपकी शुरुआत क्यों हुई और आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चुना? और फिर जाकर के वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, तो आपको मुख्य किस तरह के अनुभव उन पहले 1, 2, 6 महीनों में हुए? तो नीरज जी आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि भारतीय लोग जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, नई संस्कृति और नए लोगों के बीच में किस तरह से अपनी जगह बनाते हैं और इसमें भारतीय सभी जगह निपुण रहे हैं। तो आपका एक पर्सनल अनुभव है वो हम सब लोगों के साथ आप साझा करें। तो आप बताएँ आपकी शुरुआत कैसे हुई? ऑस्ट्रेलिया आपने क्यों चुना? किस क्षेत्र में गए और किस क्षेत्र में काम किया? और कुल मिला के पहले साल के अनुभव और आगे के अनुभव आपके कैसे? देखिए माधव जी, हम भारतीय जब अपने छात्र जीवन में अपना जीवन चला रहे होते हैं, छात्र थे यहाँ पे, तो उस जीवन में क्या एक उस समय के भारत में एक बड़ा एक वो था कि भाई अभी आगे हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स में बड़े हो रहे थे कि भारत थोड़ा पिछड़ा कंट्री है, टेक्नोलॉजी में पीछे है, बिजली पानी की सुविधा नहीं है। इस दौरान में हम लोग बड़े हुए थे, तो एक हमेशा से सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, पाश्चात्य पद्धति पे आधारित जो भी देश थे, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, ये मतलब बड़ा एक अट्रैक्शन का सोर्स रहते थे। और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि शायद भारत का इसलिए कि वो क्रिकेट बहुत प्रेमी रहे हुए हैं यहाँ के भारतीय लोग, तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी होती थी, तो ऑस्ट्रेलिया भी एक उसमें आता था। लेकिन फिर भी कभी ये आप सही है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ज्यादा प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स 80s 90s में नहीं रहता। It was more of US, UK, Canada, and then maybe some good universities in other European countries like Erasmus University of Netherlands, SDA Bocconi of Italy. They were some of the few very good institutions as well. हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेरे सामने जब मैं गया था तो बहुत वेल नोन नहीं था। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया उस जमाने में, मेरे पास बहुत सिंपल ये था कि जब मैं छात्र था और किसी कारणवश जब मेरा जो यहाँ की परिस्थितियों से और राजनीतिक जो मोह भंग हुआ था मेरा, तो मैं उस वक्त अपना लगभग एमफिल कंप्लीट कर चुका था, पीएचडी लिख रहा था। और उससे पहले मैं साउथ कोरिया में भी अपना समय रिसर्च करके लौट के आ चुका था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मैं छात्र था उन दिनों। तो मैं यहाँ पे जब था तो मुझे एक बड़ा ये था कि भाई मेरे को तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही टीचिंग करनी है, अगर टीचिंग करनी है तो। और मतलब उसी माइंडसेट के साथ ही मैंने जो अपना सेंटर चुना था, सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज, जिसमें फिर कोरियन स्टडीज लेना, वो सब कुछ बड़ा एक आपसी डिस्कशन के बाद कि भाई इसमें कम स्कॉलर्स निकले हुए हैं और मैं इसमें एडमिशन लेके थोड़ा अच्छा काम करके अच्छा रिसर्च करके साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी और पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी के
जो प्रोफेसर आंजुंग हुन थे वो मेरे को गाइड भी रहे थे कि उनके साथ मिलके एक अच्छा काम करेंगे और लैंग्वेज प्लस इंटरनेशनल स्टडीज का जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर खुला हुआ है उसी में अपन अपना योगदान देंगे। ऐसा ही ऐसी समझ के साथ और ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने काम किया था। लेकिन जब मेरे राजनीतिक विरोध मेरा मतलब बढ़ गया और मेरा किसी राजनीतिक जो सोच थी 1992 में थोड़ा सा हो गया था, तो जो मेरे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो मेरे मेंटर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वहां से मुझे कुछ संदेश इस तरह के आने लगे कि भाई अभी आप पहला स्टेप जेएनयू ना लेकर के बाहर के किसी कॉलेज में आप शुरू कर दो, देशबंधु कॉलेज में शुरू कर दो। फिर मैं भी थोड़ा इगोइस्टिक था, मेरा जो एक माइंडसेट उन दिनों चल रहा था कि ठीक है अगर मेरे को जेएनयू नहीं मिलता पढ़ाने के लिए तो मैं फिर यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो ये मेरे पास चॉइस थी। मैं उस वक्त लगभग 28 ईयर्स का हो गया था मैं, ये 27 हो गया था, 27 हो गया था मैं। तो ऑलरेडी मेरे पास ये था कि मैं करूं क्या, मतलब क्या मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करूं वापस इंडिया में, क्योंकि एकेडमिक्स में अगर रहना है तो मेरा जो मैंने कहा ना जो मेरा सर्कल था, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे और मैं भी उनके साथ था, और 92 में जो मेरा उनके साथ मतभेद हुआ तो मुझे फिर सिग्नल्स आने लगे थे कि भाई अभी मतलब मैंने कहा भाई आई एम नॉट देयर प्रेफर्ड चॉइस, वो किसी और को लेना पसंद करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये कॉर्पोरेट था, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी था, तो मैंने कहा चलो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में है और मैं अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना चाहता हूँ तो मुझे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शन था, मैं ये करूँ। तो मैं कहाँ से करता? मेरी एज में मैं ये श्योर था कि मैं अगर 4-5 अटेम्प्ट भी देता आईआईएम के कंपटीशन के, कैट के, तो मैं नहीं होता, क्योंकि उसमें परसेंटाइल बेसिस पे जो रिकॉर्ड निकाला जाता है, तो मुझे मेरा एडमिशन मुझे मालूम था मैं उसको पास ही नहीं कर पाऊंगा। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे? इजीएस्ट वे इज टू क्लियर योर टॉफल एग्जाम एंड देन अप्लाई यूएस, यूके और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। तो मैंने वही किया, मैंने अपना टॉफल पास किया अच्छे स्कोर से, फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास इन यूनाइटेड स्टेट्स वहां पर एडमिशन सिक्योर किया। यूके की सदरलैंड यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एडमिशन सिक्योर किया, और ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी जो ब्रिस्बेन में है उसमें मैंने अपना एडमिशन सिक्योर किया यहाँ से। उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में जब आपको स्टूडेंट वीजा दिया जाता था तो 20 आवर्स पर वीक वर्किंग वीजा भी दिया जाता था। That was the key attraction to me, number one. Number two was this, that I was seeking some kind of economic aid or scholarship or some kind of financial assistance from all these universities. तो मुझे कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी से KSU जो यूएस में है उनका आ गया था कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर वी कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, second semester onwards we could think of there are some available scholarship for that you have to apply, and if you pass through their all the standards, then we can give you some kind of a scholarship. But the university in itself has no provision for overseas students to give scholarship. तो मैंने कहा ठीक है, और यूएस में उस वक्त वर्क वीजा भी नहीं मिलता था, तो जो कुछ करूंगा मैं इलीगल करूंगा। सेम यूके का हुआ। इन द मीन टाइम ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के डीन पॉल राइडर, ही हैपेंस टू बी इन वसंत विहार एट दैट टाइम, और जो मेरा एक कॉमन लिंक था उसके थ्रू मेरा कांटेक्ट हो गया था उनसे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पहुंच गया था। मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाए तो उन्होंने कहा तुम तो एमफिल किए हुए, कंप्लीट किए हुए, पीएचडी के 2 चैप्टर लिख दिए, इकोनॉमिक्स हैज बीन योर मास्टर्स। तो उन्होंने कहा कि इट विल बी योर प्लेजर टू हैव यू इन आवर एमबीए प्रोग्राम। तो मैंने कहा सर ये है, एंड बोला यू आर ऑलरेडी गेटिंग 20 आवर्स वर्क वीजा ऑस्ट्रेलिया में, and we promise to give you tutoring we'll allow you to be the tutor in Griffith University for the undergraduates. तो मैंने कहा यार दैट इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। मैंने भाई ये चीज अगर अपन को मिल रही है और उसके अलावा जो वाकई टाइम में 20 आवर्स वर्क वीजा मेरे मिल ही रहा है, तो मैंने कहा चलो। तो दैट इज हाउ आई चोज ऑस्ट्रेलिया। वेरी सिंपल कि भाई जो अपने ऑप्शन लिमिटेड है उसमें से क्या भाई मुझे बेस्ट निकल कर आ रहा है। मैंने उसके जाने से पहले ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं था, बस क्योंकि उस एज में उस वक्त एक फितूर होता है कि भाई यहाँ से निकलना है, क्योंकि बाहर आप चले जाते हो तो आपके परिवार में दोस्तों अरे यार वो तो बाहर चला गया एक बनता था, या फिर आपको अच्छी नौकरी कर में घुस जाओ।
तो मैंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया था, और मैंने कोई एग्जाम, एक फॉर्म भी नहीं भरा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी के मैं एग्जाम के लिए भरता ही नहीं था। एक माइंडसेट था कि भाई मेरे को तो सिर्फ एजुकेशनिस्ट बनना है और टीचिंग लाइन में जाना है और कोरिया रिलेटेड रिसर्च करनी है, ये मेरे दिमाग में था। लेकिन जब सडनली वो सब आपके ऑप्शंस कोलैप्स होते हैं फॉर वट एवर रीजन इट मे बी, तो फिर भाई मेरे पास ऑप्शन था कि भाई नाउ आई ट्राई टू गेन अ क्वालिफिकेशन दैट क्वालिफाइज मी टू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो मैं एमबीए था, तो दैट इज हाउ आई चोज ऑस्ट्रेलिया। नीरज जी, एक ये प्रश्न जो आप बता रहे हैं कि आपकी जो चाह तो ये थी कि आप जेएनयू में पढ़ाएं, जो भी आप पढ़ेंगे और वहीं पे शिक्षक बने, तो उससे जो आपको दूर किया गया वो कोई परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया गया या बायसेस के बेसिस पे किया गया, या आपका क्या आकलन? देखिए, रिसर्च जब आप कर रहे होते हो, पीएचडी कर रहे होते हो, तो कोई परफॉर्मेंस और वो सब तो होता नहीं है। मेरा किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं था, क्योंकि हम लोग गिनती के उस वक्त 3 लोग रजिस्टर्ड थे पीएचडी में कोरिया से रिलेटेड, और कोरियन लैंग्वेज में आई वाज परफॉर्मिंग द बेस्ट अमंग ऑल दोज एसआई स्टूडेंट्स। आई वाज प्रेफर्ड स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर आन जंग हुन इन पूसा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑल्सो। मेरी एमफिल थीसिस के बेसिस पे पूसा नेशनल यूनिवर्सिटी ने मुझे, जो साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी थी, नेशनल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के प्रोफेसर से मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि व्हाई डोंट यू राइट योर पीएचडी हियर नाउ एंड वी विल हैव योर एमफिल डिसर्टेशन पब्लिश्ड विद सम एडिशंस एंड ऑल दैट। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई परफॉर्मेंस कोई हमारा क्राइटेरिया था कि भाई ये, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल, इट वाज मोर ऑफ आइडियोलॉजिकल, आई कुड से, कि जब वो आपका तो टूटता है तो ये बात ये है कि जो आपके अनुभव से और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव से हैं कि जो विचारधाराई जो लोग हैं, क्योंकि आप उनसे डिफर कर रहे थे, तो इसलिए आपको वहां पे जो आपका शायद हक था, क्योंकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो इसमें ये बायसेस सामने आ गई, और आपकी फ्रीडम आपसे, आपके आपके वहाँ आपकी जो स्वतंत्रता है, वहाँ काम करने की आपकी इच्छा है, उसको समाप्त कर दिया गया। एक तरह से देखा इसी इसी कारण शायद कर दिया गया मेरे ख्याल में। मुझे, देखिए, मैं डिटेल में जब गया नहीं, जब मुझे वो सिग्नल्स आने लगे, तो मुझे बस ये, मैं थोड़ा, जैसा मैंने कहा, नेचर है हर एक की अलग अलग होती है। मेरी जगह कोई और भी अगर होता तो शायद वो और रेजिस्ट करता, तो वो अपना वहाँ एंट्री ले सकता था। लेकिन मेरा ये था कि जहां भी अगर जरा भी कोई एक भाई डिलेइंग वाला प्रोसेस चलना है, और हमारी जो मिडिल क्लास की फैमिली के जो प्रेशर्स होते हैं कि भाई समवेयर यू हैव टू बिगिन योर कैरियर, शादी का प्रस्ताव, ये मतलब कई सारे प्रेशर्स होते हैं, तो उसके तहत क्या होता है, एक लिमिट तक ही हम लोग उसको झेल पाते हैं। तो मुझे जब ये देशबंधु कॉलेज का उन्होंने ऑफर दिया था कि भाई पहले आप यू बिगिन योर, वी कैन रेफर यू देयर एंड इकोनॉमिक्स को, आप अंडर ग्रेजुएट्स को वहां से पढ़ा के शुरू करो, तो मेरा एक, मतलब सब थोड़ा सा, मैं डिसएंचेंटमेंट कहो या मेरे को मतलब एक कंफ्यूजन, काइंड ऑफ अ शॉक, मुझे लगा कि भाई मतलब मैं जिस चीज के लिए तैयारी कर रहा था, या जो सब कुछ सोच के मैं कोरिया जाके कोरिया से वापस भी लौटा था, जैसा मैंने कहा कि मुझे पूसा नेशनल यूनिवर्सिटी भी मुझे ऑफर दे रही थी, क्योंकि मेरे को गाइड तो प्रोफेसर आन जुंग भी थे। तो अब मैं उसको ये नहीं कह सकता कि भाई किस कारणवश, लेकिन जब मुझे ये सिग्नल मिले और मेरे प्रोफेसर ने ये कहा कि भाई अभी नीरज भी यहाँ कोरियन स्टडीज में ओपनिंग्स आने में अभी 3-4 साल और लग जाएंगे, तो मुझे लगा कि भाई ये मतलब सब प्रोसेस है, वरना रिसर्च एसोसिएट या कुछ भी होके आप एंट्री एक लेके और आप किसी डिपार्टमेंट को अगर सीरियस हो, आप उसमें आपको तो बढ़ाना है, तो उसमें डिले नहीं करना चाहिए था। इस बात को हम यूं संभव करते शायद कि यू वर द रिबेल अमंग्स द रिबेल्स, तो वो जो रिबेलियस मेंटेलिटी के लोग हैं, उनको उनके तंत्र से रिबेल पसंद नहीं है, बाकी जगह आप रिपेल करें। तो अब इसको हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में पहले पहुंचे, तो किस तरह का आपको वातावरण मिला, किस तरह की आपके अनुभव है, और किस तरह से आपने वहाँ पे काम आरंभ किया, आपके जो फर्स्ट इम्प्रेशन है पहुंचने के बाद में, पहले के 6 महीना 1 साल जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसमें। देखिए, हमारे टाइम में जब मैं गया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत एक लिमिटेड हाथ में पैसा लेके गया था, अपने ब्रदर से हेल्प की थी, थोड़ा बहुत मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था, कुछ मेरी सेविंग्स थी, क्योंकि
जब मैं JNU के मैं लास्ट 2 साल में रहा था वहाँ, तो मैंने पार्ट टाइम काम ऑलरेडी शुरू कर दिया था वहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही। तो एक कंपनी थी MC इंजीनियरिंग करके, तो उसमें मैं काम करने लग गया था, तो वहाँ से मैंने कुछ पैसा कमाता था, सेविंग करता था। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार पहुंचा, तो सर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जब मैं लैंड किया, तो एक तो उससे पहले मैं हांगकांग और सोल, पुसान, मतलब वो सब थोड़ा सा घूम के आ गया था। तो मुझे एक तो कोई ऐसा कल्चरल शॉक तो लगा नहीं था। लेकिन जब मैं वहां लैंड किया, तो मुझे कुछ ये पता नहीं क्यों लगा कि ये सब कुछ मेरा, जब मैं वहां ब्रिस्बेन के एयरपोर्ट पे लैंड किया था, तो मुझे कुछ भी वहां ये नहीं लगा कि भी बड़ा अटपटा सा, बड़ा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एक तो भीड़ नहीं थी, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज था। तो वो सारी चीजें, कहानियां मुझे शायद पहले से पता थी या किसी वजह से। हाँ, ये शौक था जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया, तो मैं अपने सामान के साथ मैं देख रहा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमारा पिकअप अरेंज करा रखा था। तो मैंने कहा चलो वेरी गुड भाई, हम आएंगे, क्योंकि ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट जाना था मुझे। तो मैंने कहा भाई यहाँ बाहर निकला, तो मैं देखा भाई 2-3 कार खड़ी है, और मतलब एक कार तो लंबी चौड़ी इतनी लिमोजीन जिसको हम कहते हैं ना, वो कार भी खड़ी है। मैं चुपचाप, मैंने भाई कौन आया है लेने, कैसे पता चलेगा? तो मैं आके साइड में खड़ा हो गया। तो मैंने कहा, बाद में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने ऐसे मतलब छोटी सी शीट पे मेरा नाम लिख रखा था, नीरज रावत ऊपर क्या है। तो मैंने कहा यस, दैट्स आई एम। ओह वेरी गुड, कम 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 करके तो हम जाने लगे। तो वो मुझे उसी कार की तरफ ले गया जिस कार को देख के मैं बड़ा वो था, मैं ये इतनी लंबी चौड़ी कार लिमोजीन मतलब किसकी लाई हुई है? तो ना, दिस फॉर यू, वी हैव कम टू पिक अप फ्रॉम यू फ्रॉम ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। अरे बाप रे बाप, मैंने यही यूनिवर्सिटी इस तरह पिकअप करती है स्टूडेंट्स को। तो लिमोजीन कार में मुझे उसमें पीछे बैठाया, मतलब मेरे को एक था कि कहाँ बैठूं क्या करूं, पीछे बैठाया। उसमें जो लिमोजीन का जो अंदर पूरा होता है, मतलब एक छोटी सी बार भी थी, और ये था उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी, ये सब पड़ा हुआ था। क्योंकि ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट का जो रास्ता है वो लगभग 1 आवर ड्राइव है। तो 45 मिनट्स ड्राइव है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप इजी जाते हो, 60-70 की स्पीड जाते हो, तो 1 आवर भी लग जाता है। तो वो जाने लगे, तो मैं मतलब कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। एक दो चीजें ड्राइवर से, मैं उस तरह से शौक था। लेकिन क्योंकि वो ब्रिस्बेन उस टाइम का या गोल्ड कोस्ट था, उसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसी न्यूयॉर्क टाइप या सिडनी टाइप लुक नहीं था। तो बीच में पूरा वो कंट्री साइड जब आई उनकी, जिसमें बड़े बड़े खेत, और मतलब बस ये कि वो साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज, कम भीड़, और लेकिन बड़ा एक अच्छा सा लग रहा था, अच्छी फीलिंग थी। तो वहां से लेके जब वो मुझे कैंपस में लेके आए, कैंपस में उन्होंने छोड़ा मुझे, तो भाई कैंपस के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो एडवाइजर वहाँ बनाए गए थे, उन्होंने मेरे से बातचीत करी। उसमें एक लेडी थी, एक जेंट्स था। तो आए, फिर मैंने देखा कुछ और लोग भी आए हुए हैं, कोई थाईलैंड से है, कोई कोरिया से है, कुछ इंडियंस भी थे वहाँ। लेकिन अलग, हर एक का अलग के दिन था। तो मेरे को बैठा के उनसे बातचीत करा, भाई किस तरह का एकोमोडेशन चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने अपना बता दिया कि मुझे इस तरह का चाहिए। तो मुझे बहुत ही, कितने ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उन्होंने मुझे फटाक से वो अपनी यूनिवर्सिटी की कार में बैठा के वो 3-4 घरों में उन्होंने मतलब मेरे लिए एकोमोडेशन अरेंज कर रखी थी, मुझे चूज करनी थी। तो आई चोज वन एकोमोडेशन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस, और वो सब करके $70 पर वीक के हिसाब से मैंने वो एक एकोमोडेशन चूज करी। फॉर्चुनेटली वहां पर जो केयर टेकर थे, Ray and Anita, they were actually maintaining a church house. Means a church was providing this kind of services to the young students, those who come as a young from overseas or from their own national Australians also. तो गोल्ड कोस्ट में वो चर्च उसको मेंटेन करता था। वो खाना वाना प्रोवाइड करते थे, दूध प्रोवाइड करते थे, चाय चावल प्रोवाइड करते थे। बाकी आपको इंडियन खाना बनाना है तो बना लो। तो मैंने कहा $70 पर वीक, नॉट ए बैड डील। और मेरा इंडिपेंडेंट रूम विद माय ओन प्राइवेट टॉयलेट, बाकियों के पास जबकि नहीं था, उनको कॉमन यूज करना पड़ रहा था, मैंने वो रूम चूज किया। तो मैंने वो लेके शुरू हो गया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब बाद सेकंड सेमेस्टर से मुझे वहाँ भी उन्होंने इकोनॉमिक्स की ट्यूटरशिप की गारंटी दे दी थी। और मुझे जो काम ढूंढना था उसके लिए भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। तो मैं लीगली जितने थोड़ा पैसे थे उसके साथ मैं शहर में घूमता था कि भाई चलो एक काम ढूंढो, क्योंकि मुझे चिंता थी कि अगले सेमेस्टर की फीस, उसके बाद अगले सेमेस्टर की फीस किस तरह मैनेज करनी है। तो मैंने वहां जो जाकर देखा कि मुझे उस वक्त के जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज का एटीट्यूड हमारी तरफ था, वो बड़ा एक केयरिंग,
And we were there, a kind of a red carpet for us. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको हमारे लिए 24 जो हमारा एक एयर कंडीशन जिसको वो लोग टेक्निकल रूम कहते थे, जिसमें हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते थे प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। हम कभी रात में भी जा सकते हैं, क्योंकि दिन में अगर आप काम कर रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उस तरह की फैसिलिटीज, मतलब या तो जेएनयू की लाइब्रेरी भी हमारी इस तरह की थी जहां करीब हम 11-12 बजे तक खुले रहते थे, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। तो मुझे वो बड़ा मतलब एक कोऑपरेटिव लगे, और कोई भी चीज आप पूछने जाओ तो उनके जो हेल्प थी जो अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब मुझे वो बहुत इंप्रेसिव लगी थी। तो मैं वो सब उन फैसिलिटीज को यूज करता था। तो वो करते करते ही हुआ कि भाई जॉब, अब मेरे को यहाँ पे कुछ तो काम करना है। तो या आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक 24 घंटे काम करने में, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंटरनेट फैसिलिटी हो, उस समय होंगी, तो ये आप क्या समझते हैं? आप तो बड़े महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं। ये भारत में जो ये इतने विदेश जाते रहते हैं हमारे प्रोफेसर और अफसरान, तो ये भारत में इस चीज की क्यों नहीं जरूरत पड़ी कि कोई 24 घंटे, मतलब सभी जगह होना चाहिए, सिर्फ कुछ ही जगह जैसे जेएनयू या 2-4 जगह ही क्यों है? मतलब ये क्या कमी है? ये इस पे क्यों नहीं ध्यान? मतलब सब 8 से 5 जो ऑफिस सिस्टम है, कि 10 से 5 का ऑफिस सिस्टम है, उसके बाद में तो ये क्या समझते हैं? मतलब ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारा शिक्षा तंत्र कर क्या रहा था। देखिए, ये माधवी, मैं जो जिस बात कर रहा हूँ ना, शिक्षा तंत्र से ऊपर की बात है ये, या उसको कहो कि उसके नीचे की ये गहरी बात है। वो ये कि हमारा ये सब चरित्र, हमारे समाज की प्रैक्टिसेस, हमारे जो जिनको हमने आइडियल माना, उनकी किस तरह की मतलब आदतें रही हैं, किस तरह का उनका व्यवहार रहा हुआ है सामाजिक जीवन में, फिर किस तरह को आप, किस तरह के लोगों को आपको आइडियल बना गया है, तो वो सारी चीजें इफेक्ट करती है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वहां पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो एडवाइजर थे, जिनको अपॉइंट किया गया, तो उनकी जिम्मेदारी का मैं ये भाव बता रहा हूँ। एक तो वो हमको देख के पसंद थे। हमारे यहाँ तो कई बार किसी को आप काम दे दो और उसका उस तरीके का बंदा आ जाए तो उसके चेहरे पे भरकुटी चढ़ी रहती है कि भाई ये क्यों आ गया यार, उसके लिए जो थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ यहाँ हमको वो। और हम एक के बाद एक घर रिजेक्ट कर रहा हूँ, नहीं ये नहीं आया, इसमें ये कमी है। मैं मेरे जो नखरे बता रहा हूँ या मेरी जरूरतों के हिसाब से उनको नखरे लग सकते थे, उनका घर दिखाना, फिर चूज करना, फिर कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दे देना कि भाई यहाँ ये चीजें होती हैं, ये चीज नहीं होती हैं, ये सब बता देना। तो मतलब मेरा मानना है कि वहां का समाज, मैंने देखा कि उनके दिमाग में ना बहुत क्लैरिटी रहती है। और वो इसलिए रहती है कि वहां की आम जन, अगर ऑस्ट्रेलिया का या कंपेरिजन देखूं, तो वो बड़े क्लियर थिंकर्स, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें उनको सिखाई जाती है और उनको वो इम्प्लीमेंट में लाना है। उनके ये जार्गन्स नहीं है कि तुझे हाइबरनेशन का मतलब पता है कि नहीं पता, तुझे इंग्लिश का ये पता है कि नहीं पता, तुझे न्यूयॉर्क की ये स्ट्रीट मैनहट्टन कहाँ है ये तुझे पता। वहां वो सब नहीं है। वहां उनको ये पता है कि अगर मेरे पास कोई आया हुआ है, मेरी ड्यूटी में ये चीज है, तो मुझे ये ऐसे ऐसे करनी ही है, चाहे अब उसका सुपरवाइजर उसको देख रहा है या नहीं देख रहा है। एक ये दूसरा, सत्य बोलना। वहां के लोगों के साथ जो मैंने देखा है इंडिया के बाहर, हर जगह सर सत्य बोला ही जाता है। वहां झूठ बोलने का कारण पूछा था भाई कि झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भारत में हम बड़े ही ऐसे होते हैं कि हर बात पे झूठ बोलना है। पापा घर में है, नहीं अंकल वो तो गए हुए हैं, ये बचपन से सिखा दिया जाता है। तो मुझे क्या हुआ था कि शायद मेरे घर में ये आदतें बहुत कम थी, क्योंकि मेरे फादर भी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के एक कल्चर के साथ हमको उन्होंने बड़ा किया था। तो हमारे ये सब कम झूठ बोलने का था कि एक्सक्यूज देना किसी का नहीं देना है। लेकिन मैं ये अपने दोस्तों के साथ अगर कंपेयर करता हूँ, तो मुझे वहां जाके वो सब बहुत अच्छा लगा, और मैं उससे इतना नेचुरली एडजस्ट करता चला गया कि मैंने कभी वहां किसी भारतीय के साथ काम नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया में रह के। जी। एक महत्वपूर्ण, आप क्योंकि आपने फिर बाद में वापस आके भारतीय कुछ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी कुछ आपने स्पेशल कोर्सेज चलाए। तो उसमें जैसे समझ लीजिए कि किसी तंत्र में आप पहुंच गए, तो उस तंत्र को बड़ा झटका लगा ये आपने। तो ये जो हम, जैसे ये बड़ी रोचक बात हो रही है कि कंपैरेटिव स्टडी करने का, कंपैरेटिव तुलनात्मक अनुभव शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वहां तो वो इतने फोकस्ड हैं कि वो पढ़ाई कराना, बाहर के लोगों को लाना, और यहाँ जो हमारे यहाँ जो एक लापरवाही का और एक जो एम्पायर बिल्डिंग का, एक शहंशाही का जो है, जिसको आपने फेस किया है,
तो ये कंपैरेटिव तुलनात्मक जरा आप बताएं। देखिए, मैं आपको अभी उसी पे ला रहा था कि जो मानव जीवन का आपको मतलब मानव की तरह पैदा होना, और फिर किसी देश में, जिस देश में आप एक ऑनरेबल सिटीजन आपने बन के एक्सेप्ट किया हुआ है, वहां पर एक सिटीजनशिप हुड का जो कॉन्फिडेंस, मैं आपको उसी पे लाना चाह रहा था कि वहां मुझे ऐसा लगा कोई किसी दबाव डाल के किसी से काम करवा रहा है, या कोई प्रोफेसर से या किसी से, मतलब एक बड़ा एक सिस्टम है कि इसकी चॉइस है, उसके जो गाइडलाइंस हैं सिटीजनशिप के वो उसको बता दिए गए हैं, तो उस लिहाज से तो उसको पूरे देश में, पूरे समाज में, सड़क पे, कहीं भी बिल्डिंग में ये करना है। लेकिन अब कार्य से रिलेटेड जो उसके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरह पूरा करना है, ये मुझे वहां क्लैरिटी बहुत ज्यादा नजर आने लगी थी। अब मैं इसके आगे जाता हूँ, यही कि जब क्योंकि लीगली मुझे 20 आवर्स पर वीक वर्किंग अलाउड है, तो हम जब अपना जो फ्री टाइम, स्पेयर टाइम होता था यूनिवर्सिटी जाने के बाद जो बचता था, उसके लिए हम सब लोग नौकरी ढूंढते थे। तो आम इंडियन के लिए चॉइस क्या होती थी कि चलो भाई, वहां जितने इंडियन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं सर्वस पैराडाइज पे या मैमी बीच पे, उसके आगे तक, या साउथ पोर्ट पे, तो जाके वहां करना, और भाई आप या तो डिश वॉशिंग करिए, या वेटर बन जाइए, या कोई कुक कर सकता है कुकिंग कर लो। ये एक बड़ी मतलब वो थी। तो मैंने कहा यार मुझे ये नहीं करना, भाई मैंने क्या करूंगा। मैंने कहा जी मेरे को ये जो वहां पे पैम्फलेट और ये सब आते रहते, कभी टेली मार्केटर्स रिक्वायर्ड, कभी कुछ रिक्वायर्ड, कभी कारपेट क्लीनिंग रिक्वायर्ड, मतलब कुछ कुछ आता था। तो मैंने कहा चलो यार भाई ये सब कोशिश करते हैं। तो मैंने एक बार वहां ऐसी विंडो क्लीनिंग के लिए अप्लाई कर दिया था। मैंने कहा यार ये बड़ा इजी होगा, ये रात को होती है, शाम को होती है, अपन दिन में अपना यूनिवर्सिटी का काम वाम करेंगे, दो चार इकोनॉमिक्स की ट्यूटरशिप भी कर लेंगे, और फिर अपन जाके शाम को ही कराएंगे। तो लेकिन विंडो क्लीनिंग को शायद जो मैंने समझा था वो वहां उस तरीके से नहीं होता। तो मैं गया था अपना टेस्ट देने, तो मैं वहां रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश, क्योंकि जो टूल उन्होंने मुझे पकड़ा है वो जिस तरह मैंने पकड़े ना, तो उन्होंने कह दिया कि ओके ओके थैंक यू थैंक यू। तो मैं वहां से रिजेक्ट हो गया। फिर एक बार कारपेट क्लीनिंग के लिए मैं और मेरा एक और दोस्त, बड़ी दूर एक लोगान करके जगह है ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में, हम उस बड़ी मॉल में हम चले गए थे कारपेट क्लीनिंग। लेकिन वो क्या, तो सब कुछ वो इक्विपमेंट्स के साथ होता है, और बड़ा मतलब आप स्टाइल से आते हो, अपनी कार वार लेके आते हैं क्लीनर, उधर के, और वो मैंने कहा यार ये सब समझ ही नहीं आ रहा मेरे, मैं वहां भी रिजेक्ट हो गया। मैं अपन को कुछ आता है कि नहीं आता, गार्डनिंग तो करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। फिर मैं एक जगह टेली मार्केटिंग में मैं सिलेक्ट कर लिया, एक हंगेरियन ने सबसे पहले मुझे गोल्ड कोस्ट बिजनेस डायरेक्टरी का था, उसमें मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिल गई। तो मैंने कहा चलो यार ये बड़ा एक अच्छा काम मिल गया, तो वो मैं करा। और मैं वहां पर, आपको मेरे पास अभी तक भी रखा है, कभी कोई आएगा मेरे को एक वहां पे एक छोटी सी ट्रॉफी दी थी उन्होंने, क्योंकि एक महीने में आई वॉज द हाइएस्ट, यू नो, जिसने उनको बिजनेस दिया था। तो दैट गेव मी अनदर कॉन्फिडेंस, एंड आई वाज द ओनली इंडियन which entered into telemarketing kind of a part-time job in Australia. So that is one thing. फिर मेरे को क्या हुआ कि जब छुट्टियां आती हैं, गर्मी की छुट्टियां जैसे होती है ना वहां, तो उस टाइम हमको फुल टाइम अलाउड होता है काम करना। उस टाइम मैंने कहा दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अब भाई काम कहाँ करो। तो हम काम करने के लिए फिर ढूंढे, ऑस्ट्रेलिया में तो घूमते थे भी किस तरह की जॉब, क्या जॉब अच्छी वेल पेइंग जॉब कौन सी होगी। तो एक जॉब का रिक्वायरमेंट हमारे यूनिवर्सिटी में लगा नोटिस बोर्ड पे कि ऑल दोज हु विश टू वर्क फॉर 40 42 45 डेज समथिंग लाइक दैट, फुल टाइम जॉब इन ब्रिस्बेन। तो मैं देखने गया, मैंने कहा यार ब्रिस्बेन जाएंगे कैसे, क्या करेंगे। वहां था $23 पर आवर। मैंने बड़ा यार, तो भाई पैकेजिंग पैकेजिंग जॉब है। तो मैंने भाई चलो पैकेजिंग देखते हैं क्या होता है। तो इसके अलावा मैं अपने जो मेरे कुलीग थे ना, मैं उनको थोड़ा बहुत ट्यूशन भी प्राइवेट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, क्योंकि कई जो कोरियंस थे, जापानीज थे, उनकी बहुत बुरी हालत होती थी, तो उन स्टूडेंट्स को मैं कोच कर करके भी थोड़ा अपना पॉकेट मनी निकाल रहा था। लेकिन मैंने कहा ये जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उनकी जो आप ये जो दूसरे जो वहाँ पे विद्यार्थी थे, जो कोरियन थे दूसरे, तो उनको क्या लैंग्वेज स्किल की समस्या थी या कुछ और समस्या थी? लैंग्वेज उनका एक मेजर बैरियर होता था, पर उनका सब्जेक्ट का भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट आता है मैनेजमेंट में जिसको कई लोग नहीं पढ़े हुए होते हैं। कोई किसी और बैकग्राउंड से आ रहा होता है, कोई साइंस से आ रहा होता है, कोई किसी डायरेक्ट इंजीनियरिंग से आ गया, लेकिन उसने इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़ी है। और मैनेजमेंट में जो हमारा बेसिक मैनेजर इकोनॉमिक्स है, उसमें ठीक ठाक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो उसके कंसेप्ट क्लियर होने में, और क्योंकि वह लैंग्वेज बैरियर होता था, तो मुझे वो एडवांटेज मिलता था। जो लोग मुझे ट्यूशन करने आते, थाई की 2 लड़कियां थी, नहीं, कोरिया का दोंगजिन किम था। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो भी मैथमेटिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग से आ रहे हैं या मतलब मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, शायद उनके लिए तो इकोनॉमिक्स में कोई ऐसी समस्या
चाहे नहीं नहीं माइक्रो लेकिन इकोनॉमिक हो। नहीं नहीं, इट्स नॉट अ मैथमेटिकल मैनेज। जो एमबीए में इकोनॉमिक्स आएगी वो बड़ी बड़ी बेसिक होती है, मैनेजर माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा होता है उसमें, माइक्रो क्योंकि इकोनॉमिक। उसमें है ना, तो उसमें वो मैथमेटिक्स इतना ज्यादा नहीं होता। तो अगर मैथमेटिक्स वाले ने भी अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो उसको कंसेप्चुअली तो वो समझना ही पड़ेगा कि भाई मार्केट क्या है, ये क्या, फिर वो ठीक है उसका, क्योंकि मैथमेटिक्स अच्छी आती है तो ही कुड राइट इट इनटू द इक्वेशन फॉर्म एंड ऑल दैट, वो उसको समझ में जल्दी आ जाएगा। लीनियर ग्राफ कैसे बनता है, क्या कारण होते हैं, वो उसको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन कंसेप्ट कंसेप्ट तो आपको इकोनॉमिक्स से क्लियर करने ही पड़ते हैं। वो एक हाँ ऐसा हाँ। सब्जेक्ट नहीं है कि भाई हिस्ट्री है जी हिस्ट्री की तरह पढ़ लो, वो ऐसा नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको माइक्रो मैक्रो इसमें आप बहुत कुछ खो जाते हो। तो वो एक मेरा एक एडवांटेज था, तो मैं वो करता था। तो मेरे को जब ये हुआ तो मैंने वो जॉब के लिए मैंने कहा भाई अभी इसमें तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी तो करो जो जिसके पास कार हो, कि यहाँ से, क्योंकि मेरा पहला सेमेस्टर ही था तो मेरे पास तो खाली एक छोटी सी मैंने जाके मोटरसाइकिल खरीदी थी। मैंने कहा उससे तो मैं कैसे जाऊंगा ब्रिस्बेन। तो मैंने कहा चलो, तो एक मेरी फ्रेंड थी ऑस्ट्रियन लड़की जॉर्जिना, तो उसने भी कहा, और वो मतलब लंबी चौड़ी जेवलिन थ्रोअर मतलब बनना चाहती थी, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तो उसने भी कहा नहीं डोंट वरी आई विल आल्सो अप्लाई। फिर एक और लड़का था गिरीश, वो भी मुझसे तगड़ा था। तो मैंने कहा भाई ये सब लोग चल रहे हैं, तो मैं चलो हम लोग तीनों इंटरव्यू देने गए। स्मिथ करके एक कंपनी है वहाँ की, बहुत बड़ी, चिप्स बनाती है, नंबर 1 कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की। तो उनकी वो फैक्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया में। हम लोग गए तो धीरे 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 उसके टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट, ये टेस्ट। जिन टेस्ट में उन्होंने कोई बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किया था, कभी मेरा वो हाथ ऐसे करवा रहे थे, कुछ ये करा रहे थे, और वो कुछ मशीन सी लगा देते थे। अब मैं डरता था, मैंने कहा यार मैं सबसे कमजोर हूँ इन लोगों में, और मैं मुझे ज्यादा जरूरत है और मैं रह जाऊंगा, ये दोनों पास हो जाएंगे। और वो बड़े कॉन्फिडेंटली मतलब। तो जब हम लौट रहे थे तो वो तो प्लान कर रहे थे कैसा है, मैं पीछे बैठ के बिल्कुल चुपचाप था। मैंने कहा यार ये इनको तो लगता है मिल गई, अपन रह गए। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में उनको इन्फॉर्म किया उन्होंने, तो पता चला वो दोनों तो फेल हो गए, उन्होंने मुझे पास कर दिया है। आई गॉट द जॉब। तो मेरे साथ समस्या थी मैं जाऊंगा कैसे वहां, फिर तो बहुत दूर है। तो मेरे पास वो छोटी सी पोस्टमैन बाइक थी उन दिनों, जो मैंने जाती खरीद ली थी। तो मैंने ये बात अपने केयर टेकर, जो मैंने कहा ना चर्च हाउस मैनेजर थे मेरे, रे, मिस्टर रे को मैंने बोला, मैंने लुक आई हैव गॉट दिस एंड आई नीड दिस जॉब बिकॉज इन $23 per hour एंड इट्स ए फुल 8 hours जॉब एवरी नाइट। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और दिन में मैं ये टेलीमार्केटिंग करता था। तो उन्होंने मेरे को मेरी मोटरसाइकिल को अपने ट्रक में रखा, क्योंकि वो उनका ड्राइविंग स्कूल था। तो मेरा ट्रक में रखा, बोला डोंट वरी वी विल ड्रॉप यू। तो रे नीता दोनों मुझे ड्रॉप करने गए थे पूरी फैक्ट्री तक पहले दिन। तो बड़ा कोऑपरेटिव, मैंने कहा ना मुझे वहाँ के जो लोकल ऑस्ट्रेलियंस थे उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा कॉपरेशन रहा। मुझे करने गए, मैंने वो पूरी जॉब करी। उसके बाद में फिर अपने आप अपनी मोटरसाइकिल से ही आता जाता था, पहुंच जाता था। तो वो मेरा एक बस, फिर उसमें 1 महीने में ही मेरे पास इतने पैसे आ गए थे कि भाई मेरे 3 सब्जेक्ट्स की फीस पूरी हो गई थी। वो पूरा हुआ। उसके बाद मैंने फिर, जब मैं ये कोशिश करता था कि भाई कुछ और अब जॉब जॉब चाहिए रेगुलर, क्योंकि आपको पूरे सेमेस्टर की अपनी पूरी उसकी फीस कमानी है। तो अब मैं अगला किस्सा बताता हूँ कि इधर मैं अपना एक एक सेमेस्टर पास करता रहा था। जब मेरा दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ तो मैं फिर जॉब्स के लिए परेशान हो गया। मैंने भाई अब ये रेगुलर भी तो कुछ जॉब चाहिए हमको, खर्चा भी होता है कि हर हफ्ते वहां तो वो $70 तो निकल ही जाते थे। पेट्रोल भी डलता था मेरी मोटरसाइकिल में। कुछ आपको अपने प्रेजेंटेशन के लिए एमबीए जब करते हो तो इस तरह के खर्चे बहुत होते हैं कि कभी ये फाइल खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। मैंने कहा भाई ये खर्चे तो आ रहे हैं। तो मैं, क्योंकि 20 आवर्स लीगल अलाउड है, तो मैं वहाँ का CES, एक उनकी एम्प्लॉयमेंट सर्विस होती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो मैं उनके ऑफिस पहुंच गया। तो मैं अपना सब कुछ, अपने बायोडाटा वाटा लेके पहुंचा कि भाई ये मेरी क्वालिफिकेशंस है। तो एक लड़की थी, शायद उस सबको मेरे एज की होगी या मेरे से थोड़ी बड़ी होगी, मुझे पता नहीं, पर वो ऐसी नहीं थी कि बहुत अनुभवी। मगर मैं आपको उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो ट्रेनिंग होती है बताता हूँ, उसने मुझे बड़े प्यार से सुना पूरी बात है। फिर वो मुस्कुराई, फिर मुझे उसका पानी रखा पहले उसने मेरे टेबल पे, फिर कहा कि ओके वट एवर योर सर्टिफिकेट्स आर वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बट राइट नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लुक फॉर जॉब फॉर यू, वी हैव टू लुक फॉर वर्क फॉर यू। मैंने कहा यार, वो तो मुझे भी अच्छा लगा, इतने प्यार से उसने कहा। लेकिन उसने क्या कहा था इनडायरेक्टली, भाई ये तेरे सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट इंडिया के जो है मास्टर्स करके आए, ये करके आ गए, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल ओरिएंटेड जॉब्स हैं जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। कहीं कार्पेट क्लीनिंग, कहीं विंडो क्लीनिंग, कहीं ये कहीं वो, ये सारी स्किल बेस्ड है। वहां इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मास्टर्स उस चीज के, मतलब वो नहीं। और हम उसको लेके घूमते थे इंडिया में, चाहे आपको आता कुछ नहीं है। तो उसने मेरे से काउंसलिंग करी, ये सब जरूरत नहीं है। उसने वहीं बैठ के मुझे एक रेफरेंस दिया
कि what do you know about you know alcohol and banquets and bar. तो मेरे घर में थोड़ा सा कल्चर रहा हुआ था मेरे फादर के टाइम से, थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स का, और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे भाई वगैरह को भी थोड़ा कुछ पता था, कभी कभी बातचीत होती रहती थी। तो मैंने वो, और मैं जब जेल में था तो मैं शायद बाकी बड़ा एक अनऑर्थोडॉक्स कॉमरेड था उस जमाने में, कि मैं ताजमहल में जो होटल है और जो मौर्य शेल्टर में घुंघरू है, मैं उनका उसमें भी मेंबर होता। तो मुझे ये थोड़ा सा उस कल्चर के बारे में थोड़ा पता था कि भाई वहाँ क्या होता है। तो मैंने कॉन्फिडेंटली कह दिया यस यस आई नो, यू कैन हैंडल द वाइन एंड बियर एंड ऑल दैट। आई सेड यस। तो उसने मुझे रिकमेंड किया हयात सैंक्चुरी कोर्ट के लिए, यू गो मीट देम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद फिर अपन स्ट्रेटजी बनाएंगे। मैं वहां गया तो हाँ नहीं, वहां गया और डिश वॉशिंग भी थी वहां। ये 3-4 चॉइस थी, क्योंकि वो 31 दिसंबर की था और 1 जनवरी से उनको मतलब रश होता है, बहुत रश होता है। तो अच्छा, डिश वॉशिंग मैंने तो कुछ भी करा यार, डिश वॉशिंग कराओ। तो मैं गया डिश वॉशिंग के, सबसे पहला मेरा वही था। तो एक लेडी आ रही थी जो चलती, जो इंचार्ज थी, उसने मेरे को देखा, उसको पता नहीं मुझे देख के उसको क्या लगा कि भाई ये लड़का तो क्या डिश वॉशिंग, मतलब ही डिजर्व्स मोर, या पता नहीं क्या लगा होगा उसको। तो उसका ये यू वेट, यू नो फॉरगेट अबाउट डिश वॉशिंग, यू नो। हालांकि डिश वॉशिंग में बड़ा मैकेनिकल है, कुछ आपको नहीं करना होता, वो सिर्फ आपको धक्का देना होता है आपको, जो जो प्लास्टिक पे उल्टे रख के आते हैं ना। लेकिन वो मुझे उसने नहीं कहा नहीं, यू वेट, कैन यू डू लिटिल बिट ऑफ बैंक्वेटिंग आल्सो। तो मैंने कहा यस। तो उसने बुलाया, वो वेट वेट, तो उसने नीचे फोन किया किसी को, शेल्विन शेल्विन आई हैव गॉट वन जेंटलमैन, आई थिंक आई वुड लाइक यू टू मीट हिम। तो वो आए, मुझसे बातचीत किया। वो शेल्विन देखा तो मैंने, ये श्रीलंकन शेल्विन रीड। हाँ बोलिए मुझे। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो आपका जो इसका बैंक्वेट और उसका जो जो अनुभव है वो बहुत ही रोचक और लंबा अनुभव है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ सर कि ये जो पढ़ाई थी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जेएनयू में भी जो हम पढ़ते रहे करते रहे, लेकिन उससे ज्यादा मुझे वो हेल्प किया जो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता था। जैसे मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए, मैं उस जमाने में घुंघरू का मेंबर था। 90% दुनिया को मालूम था घुंघरू क्या है वहां पे। माई काइंड ऑफ प्लेस क्या है लोग नहीं जानते थे। ओएसिस कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में लोग, वो दिल्ली में लोग नहीं जानते थे, मैं वो सब जानता था क्योंकि वो मेरे शौक थे। और मैं ये सारी चीजें भी करता था, लेकिन मैं वो भी करने जाता था कि मेरा भाई दैट्स व्हाट आई एम। तो मैं वो सब, मतलब मुझे शौक था म्यूजिक का, डांसिंग का, मैं उन जगह उनकी मेंबरशिप लिए रहता था। इधर से भी जो पैसे आते थे वहां भी स्कॉलरशिप के, या जो मैं कमाता था एमसीजी में, जो मैं बता रहा था, मैं सारे शौक पूरे करता था। और उन शौक की वजह से मेरा ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइवर अच्छा हुआ था, ना कि इसलिए कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा था। हाँ, उसकी वजह से मुझे वो ट्यूटरशिप मिली, मेरे को वहां एडमिशन मिला, वो सब भी काम करता है। लेकिन जो रियल स्किल्स हैं आपके पास, वो आपके काम करने से डेवलप होती है, पढ़ने से डेवलप नहीं होता है। ये ऑस्ट्रेलिया की फिलॉसफी है। इसलिए आप देखिएगा कि वहां पर वो हमको तो ट्रीट बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर था और वो लेडी, दोनों, लेडी का नाम भूल रहा हूं मैं, उन दोनों का क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएट्स भी नहीं थे, तो बट यू आर ये डूइंग बहुत ही जॉब। महत्व नहीं, आपने एक हाँ बहुत ही तो महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि जिसने आपको सबसे समझ लीजिए कि सबसे बेहतरीन जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिली, मतलब टीचिंग तो ठीक है, वो उसके अलावा जो आपको मिली, जिसको शायद आगे भी जो वहां की आपने कैरी एडमिशन, किया, वो आपके मैं शौक आपको और यही बता रहा आपके। हूँ, जो एक्स्ट्रा करिकुलर, जो आपका यहाँ पे स्किल वहीं डेवलप होती है जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो, किसी चीज को आप अपने हाथ से करते हो। तो वो चीजों की जो वो वैल्यू है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं उस लड़की का नाम भूल रहा हूँ, वंडरफुल, कितनी बढ़िया उसके अंदर स्किल थी, हम लोगों को इस कर रही थी, और उस वक्त वो अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रही थी। वो करती हुए जिस तरह से उसने, हम, मुझे ही नहीं, कितने स्टूडेंट्स आए थे, फ्रांस की एक लड़की आई थी, कितनों को उसने बढ़िया तरीके से हैंडल किया, और हम सब पढ़ लिख के आ रहे थे। लेकिन उनकी जो स्किल पे जो फोकस रहता है, तो वो एक अलग है। ऐसी जो CES, जो लड़की उन्होंने अपॉइंट कर रखी थी, जिससे मैं बात करने गया था, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, वो भी, वो उसने टेफ का कोई कोर्स किया हुआ था। टेफ वहां उस तरह है जैसे अपना यहाँ पे पॉलिटेक्निक्स होते हैं, तो उसको टेफ TAFE करके कोई टेक्निकल, पता नहीं सब ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन क्या कुछ है, जिसमें वो टेक्निकल, मतलब 11वीं 12वीं बाद उस कोर्स को कराते हैं वो लोग, और उसके बाद वो जाते नौकरी कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग वहाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने आते हैं, हमारे अनलेस की देयर हमारे करते हैं।
हमारे यहाँ तो हर आदमी BSc और MA और MSc इसमें करता है, उसके बिना वो अपने आप को पूर्ण नहीं मानता है। बस यही मैं बोल रहा हूँ ये आपको, तो ये हमें जो करना ही हमारे करना दिमाग है। में, स्किल स्किल ये जो हमारे ओरिएंटेड हमारे, हाँ, ये एक हमारे नहीं है, महत्वपूर्ण तो बात है। ये सब और स्किल ओरिएंटेशन की इंपॉर्टेंस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मैं जहाँ घूमा हूँ, वहां पर बहुत कम ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उन सबका बिहेवियर आपके PhD होल्डर से ज्यादा अच्छा रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्किल है। डे टू डे लाइफ जो है, इट इज लिंक्ड विद स्किल ट्रेनिंग, कि आपको कैसे बात मैंने करनी है, क्या करना है, किस टाइम सो जाना है, तो ये सारी चीजें। हाँ जी। मैं नीरज ये कह रहा था कि ये जो स्किल बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज ट्रेनिंग जो कि आपके अनुभव से आती है कि आप किसी चीज में जिसको आप पैशनेटली अपने इच्छा से कर रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा समझ में आती हैं। जो जनरली जो जो लोग एक लीक पे चलते रहते हैं, उससे अधिक, उससे इतर जो आपका अनुभव है, वो आपको इस तरह के स्किल्ड बेस्ड काम में आपको अधिक आता है। तो मेरा निवेदन ये था कि अभी ये 41 मिनट हो चुके हैं, ये जो स्किल बेस्ड जो अनुभव है और उसमें आपने बड़े ही रोचक काम किए हैं, तो उसको हम अलग से उस पर पूरी बातचीत करेंगे, जिसमें बार टेंडरिंग और ये वाइन मिक्सिंग वगैरह इसमें आपको महारत हासिल है, तो वो भी एक बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट है। तो उसको अलग से करेंगे, मेरा आपसे निवेदन था, क्योंकि उसमें और ज्यादा डिटेल चाहिए। तो उसको दोबारा हम करेंगे। तो ठीक है सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई ऑल्सो एग्री कि वो पार्ट एक काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि और वो डिटेल में हाँ, बताना इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग कई बार शिक्षा शिक्षा मतलब ये बुकिश नॉलेज, शिक्षा का मतलब क्या है कि यहाँ भारत में सिर्फ कि भाई किताबें, अच्छा फिर एक एक तू चैप्टर आ गया, मतलब इस क्लास में आ गया, तू तीसरी में आ गया, पांचवी में आ गया, तू MA कर गया, मतलब उसका वास्तविक जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। और मैं आज के अनुभव से ये कहता हूँ कि ये जो बेवजह पढ़ाई करने में, बेवजह जो पढ़ाई की जगह मैं उसको वर्ड क्या कहूंगी, ये जो डिग्रियां अर्जित करने में जो हमारा युवा अपना समय बर्बाद करता है, मेरा मानना क्या है कि इसकी जगह स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को डेवलप करना चाहिए, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और नहीं, बेवजह अपना समय बर्बाद ना कराए। ये संस्कृति जो छात्र है उन्होंने तो विचारों ने शायद उसको स्थापित किया नहीं। तो ये जो भेड़ चाल है कि डिग्रियां इकट्ठे करने की भेड़ चाल है, और उसके बाद में 90% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में घुसने के लिए पूरा उनका परिवार लग जाता है, वो जो एक भेड़ चाल है, वो एक महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। तो ये बात बड़ी ही रोचक आपने अनुभव बताए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इसमें आगे बात करना आवश्यक है और कई सत्र में बात करनी होगी। जी जी, तो अवश्य अवश्य। तो नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों गए, उसकी पृष्ठभूमि, आपको वहां पे कैसा माहौल मिला, आपके साथ में कैसे आपको एक कोई यूनिवर्सिटी का, तो ये शायद अधिकतर के लिए एक अद्भुत बात होगी कि आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं और आपको लिमोजिन आपको लेने आ रिसीव रही करने है। आ रही है, और लिमुजीन हाँ, सर, मतलब लिमुजीन, जिसको हाँ, प्रेसिडेंट, लिमोजिन। हाँ, नहीं, कई बार लोग लिमुजीन अभी जब मैं किसी को देखा था, वो किया की छोटी सी कार, उसको लिमुजीन, मतलब छोटी नहीं, बाकी छोटी बड़ी है, लेकिन ये बड़ी प्रॉपर लिमुजीन प्रॉपर प्रॉपर लिमोजिन नाम है। जिसको लिमुजीन कहते हैं, ये वो, मतलब मैं तो इसलिए मैं तो बड़ा डर रहा था, मैंने भाई ये कहीं उतर के पैसे से ना मांग ले कि भाई ये तो आपको, तो मैंने कहा भाई इसका किराया कितना होगा यार, मतलब, और ये मेरे को मतलब इतना तो मैंने रिसर्च किया था कि भाई टैक्सीज ऑस्ट्रेलिया में बड़ी महंगी होती हैं, टैक्सीज नहीं हायर करनी चाहिए, वो सब, तो मैंने कहा यार ये क्या लेके आ गया, लेकिन मैंने भाई मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। ये हमारा रेड कार्पेट वेलकम था। और मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया में जैसे कई चीज बताऊंगा, फोन कनेक्शन, उन दिनों इंडिया में कहते फोन के लिए भी लाइन लगती थी, हमारा फोन वो आधा घंटे में विदाउट एनी डिपॉजिट दिस दैट बेस्ड ऑन अवर TIN, वो जाते ही हमको दस दस TIN करके एक, 10 10 साल 5 साल लोग वेट करते थे, मेरा बस तो, पर्सनल अनुभव है। तो आपका चलिए अगले धन्यवाद अगले कि आपने, अगले हाँ, सत्र तो में। उसके अंदर अपन विस्तार से कई बिंदु जो आज स्थापित हुए हैं उनको बात करेंगे। आपका धन्यवाद नीरज जी, इन रोचक बातों को बताने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।
तो हम बात कर रहे थे श्री डॉक्टर नीरज रावत से, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे और उसके बाद के अंदर जो है वो उन्होंने कोरिया में काम किया, साउथ कोरिया में, और फिर पढ़ने चले गए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या पाया, किस तरह के उनके अनुभव रहे और किस तरह की जो वहाँ पे टीचिंग और जो छात्र हैं उनको काम दिलवाने में किस तरह का तंत्र वहाँ खड़ा है, वो किस तरह से मदद करता है। तो इसे एक बहुत ही रोचक और काम आने वाली जानकारी हमको नीरज जी ने दी है। तो हम आगे भी उनसे बात करेंगे और उन्होंने बड़े रोचक काम किए हैं कि जिनके बारे में आम आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने एमबीए कर लिया है और इस तरह की डिग्रियां हासिल कर ली है, मास्टर्स कर लिए हैं, वो उसके बारे में सोचता नहीं है। लेकिन वो विदेशों में जहाँ स्किल बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती हैं, उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र मिलेंगे बात 25 की अगली बात में, और आगे जाके किस तरह से क्या काम हुआ, किस तरह की रोचक काम हमारे मित्र श्री नीरज रावत ने किए हैं, उसके बारे में फिर से उनको आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।